नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अब केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। तो दोस्तों, अब तक आपकी तैयारी लगभग लगभग पूरी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको केवल संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। अगर आप इनको एक बार देख लेते हैं तो अपना स्कोर कितना रहा 50 क्वेश्चनों में से आप ज़रूर बताएंगे। और ये संविधान के एकदम निचोड़ वाले क्वेश्चन हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके लगभग लगभग जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आने की महत्वपूर्ण संभावना है, बिल्कुल संभावना है दोस्तों। तो मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे। देखिए, इस सीरीज का नाम पंचामृत सीरीज इसलिए रखा गया है क्योंकि 5 दिन में हम लोग 5 जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, संविधान है, आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है दोस्तों। ये 5 दिन हम लोग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके इन पाँचों दिन में हम लोग आएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज पहले दिन हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चनों को रिलेट करते हुए हम लोग कई सारे क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलेंगे। तो चलिए, देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ऑप्शन ए है 63वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 69वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 74वें संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 76वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी की खासतौर से परीक्षाओं में। तो दिल्ली की जो स्थापना की थी वो की थी अनंगपाल ने। अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी दोस्तों। अनंगपाल कौन था? तो ये किस संबंध रखता था, किस वंश से? तो ये तोमर वंश का शासक था। तोमर वंश आप लोग याद रखेंगे। अनंगपाल तोमर वंश से संबंधित था। और ये इसका मतलब उल्लेख कहाँ मिलता है कि अनंगपाल ने ही दिल्ली की स्थापना की थी? तो जो पृथ्वीराज चौहान थे, तो उनके जो दरबारी कवि थी चंद्रबरम दाई, जो दरबारी कवि थे चंद्रबरम दाई, उनके द्वारा लिखा गया जो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है, उनमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। तो ये इस क्वेश्चन के संबंधित जानकारी थी। और क्वेश्चन जैसे कि 63वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 63वें संविधान संशोधन में जो हमारा पहला राज्य आपातकाल लगा था, जो पंजाब में जो राज्य आपातकाल लगाया गया था लगभग 1951 में, तो उसको दोस्तों 63वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत का गठन किया गया, उसी तरह 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका की स्थापना की गई थी। 74वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। 76वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? तो 76वें संविधान संशोधन द्वारा तमिलनाडु में जो है ओबीसी को 69% आरक्षण प्रदान किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में या 1958 में या 1971 में या 1975 में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955 में जो है अनिवार्य वस्तु अधिनियम पारित हुआ था। इसको पारित करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ गई? तो दोस्तों, उस समय होता ये था, जैसे कि जो इंसान में आजकल के व्यक्तियों की जो सामान्य चीज़ें खाने लायक हैं, जैसे कि गेहूँ, दाल, धान, जितने भी सारे तेल, नमक, तो उस समय जो है इस पे व्यापारियों का एकदम पूर्णतः अधिकार था। वो अपने हिसाब से चीज़ों को महंगा कर देते, अपने हिसाब से मतलब लोगों को प्रदान करते थे। तो कम से कम ऐसे ही सामान्य लोगों में अगर यही सब चीज़ महंगी हो जाएंगी तो कैसे काम चलता? तो इसको देखते हुए तत्कालीन जो सरकार थी, तो इस अधिनियम को लाना पड़ा, अनिवार्य वस्तु अधिनियम। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि
प्रेजेंट टाइम में इसमें कितनी वस्तुओं को रखा गया है, आवश्यक वस्तुएं जो है थी, तो टोटल 16 वस्तुओं को अभी अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत रखा गया। अभी क्वेश्चन पूछता है अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत वर्तमान समय में कितनी वस्तुएं हैं, तो 16 वस्तुएं अभी वर्तमान समय में हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अनिवार्य वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1955 में पारित हुआ था। ये हर बार जीडी की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में नहीं है, मेघालय या मणिपुर या मिजोरम या त्रिपुरा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों असम कौन सा नहीं है, यहाँ पे 16वीं अनुसूची नहीं होगी, यहाँ पे 6वीं अनुसूची होगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 6वीं अनुसूची है। कौन सा राज्य निम्नलिखित भारत संविधान की 6वीं अनुसूची में नहीं है, तो 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची में इनको जो है मान्यता मिली है, अनुसूची में इनका उल्लेख हुआ है। तो इसमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, मणिपुर इसमें नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें मणिपुर का उल्लेख नहीं हुआ है 6वीं अनुसूची में। दोस्तों अगर अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान समय में, प्रारंभिक समय में दोस्तों केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभिक समय में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो प्रारंभिक समय में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान समय में अगर अनुसूचियों की संख्या पूछे तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है पहली अनुसूची में क्या है, तो दोस्तों पहली अनुसूची में भारत का जो है राज्य जो क्षेत्र है उनका उसका उल्लेख हुआ है। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, भारत राज्यों, जैसे कि भारत 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका उल्लेख हुआ है पहले अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख हुआ है, तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति या उपसभापति या उच्च न्यायालय के जितने भी सारे जो है कि वेतन, इनके वेतन और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में हुआ है। तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख हुआ है, तो तीसरी अनुसूची में दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपाल और भी लोकसभा अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए, तो इनके जो है शपथ का उल्लेख हुआ है तीसरी अनुसूची में। अगर चौथी अनुसूची में क्वेश्चन पूछे तो चौथी अनुसूची में दोस्तों 28 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश जो हैं उनमें जो है, तो इसमें जो है 28 राज्य और 3 जो संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश हैं, जैसे कि 3 राज्य संघ राज्य प्रदेश कौन कौन हैं, तो दिल्ली है और पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, तो इन तीनों का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बताया गया है। अगर क्वेश्चन पूछता है 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है। अगर क्वेश्चन पूछे 6वीं अनुसूची में, तो जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन में पूछा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 6वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ और राष्ट्र के मध्य शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संघ में कितने विषय आते हैं संघ सूची में, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रारंभ समय में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय को टोटल 100 विषय हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्य सूची में कितने विषय आते थे पहले, तो दोस्तों राज्य सूची में पहले कितने विषय आते थे, तो राज्य सूची में पहले 66 विषय आते थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने विषय हैं, तो दोस्तों वर्तमान समय में 61 विषय हैं। और दोस्तों समवर्ती सूची में प्रारंभ में कितने विषय आते थे, एक होता है तीसरा अनुसूची जो है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में कितने विषय आते थे प्रारंभ में, तो समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय आते थे, लेकिन वर्तमान में टोटल इसमें बावन सूचियों का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में किसका क्या है, तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो 9वीं अनुसूची में जो है हमारा जो भूमि अधिनियम है उसका उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख हुआ है जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। दल बदल 11वीं अनुसूची में, जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि नगर ग्राम पंचायत का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। और 12वीं सूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका के, जैसे नगर निगम, नगर पालिका की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से हम लोग देखा टोटल जितनी अनुसूचियां हैं
तो उसका हम लोगों ने विवरण भी यहाँ प्राप्त कर लिया। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एक हेडफोन लगा लीजिए और सुनते जाइए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और एक क्वेश्चन देखते जाइए, बस इतना ही आपको करना है, आपका रिवीजन होता जाएगा। दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया था? 1970 में, 1971 में, या 1972 में, या 1973 में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा मेघालय राज्य का अस्तित्व कब में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में मेघालय राज्य 1972 में मेघालय राज्य अस्तित्व में आया था। लेकिन मेघालय के साथ साथ और भी राज्य जो है कि आए थे अस्तित्व में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो है 1972 में ही अस्तित्व में आए थे। आप गोवा कह रहा हूँ, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों 1972 में ही अस्तित्व में आए थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछता है कि छत्तीसगढ़ का गठन छत्तीसगढ़ का गठन किस वर्ष किया गया था? जो छत्तीसगढ़ का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को किया गया था। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य के गठन, तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगर पूछता है क्वेश्चन तेलंगाना का कब गठन हुआ था, तेलंगाना राज्य का, तो तेलंगाना राज्य का गठन दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे यहाँ पे, कब राज्य अस्तित्व में है, यही हमेशा पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? मुख्यमंत्री है, या राज्यपाल है, या राष्ट्रपति है, या प्रदेश के मंत्रियों की समिति है? तो दोस्तों जिस तरह की देश की जो है शासनात्मक शक्ति अपने राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक उसी तरह किसी प्रदेश यानी राज्य की शासनात्मक शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूछता है क्वेश्चन राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 54 में क्या बताया गया है? तो 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 56 में इसकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 61 में हम लोग जानते होंगे कि महाभियोग के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल बनते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। और राष्ट्रपति को अगर सलाह लेना हो न्यायाधीश से, तो वो किस आर्टिकल के तहत ले सकता है? तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी मामले में जो है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से आप वो ले सकता है, उनसे ले सकता है। चलिए, और जैसा कि और 123 तो अध्यादेश जारी करने राष्ट्रपति की शक्ति हो गई, लेकिन राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? ठीक इसका उल्टा हो जाता है। राज्यपाल जो है 213 आर्टिकल के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? 1950 में, या 1955 में, या 1969, या 1972? बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, नागरिकता अधिनियम। बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, खासतौर से एसएससी जीडी की परीक्षाओं में। तो 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता कितने तरह से दी जा सकती है, कितने तरह से आपको दी जाए। तो जन्म से दी जाती है, जन्म से जो संबंधित तो भारत से वंश परंपरा के आधार पर दी जाती है, 1 और 2। और तीसरा किस आधार पर दी जाती है? तो पंजीकरण विधि से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और किस तरह से प्राप्त की जा सकती है? तो देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और पांचवा है कि भूमि अर्जन के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है हमारे भारत देश में। तो इस तरीके से ये पूछता है कि नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो पहला तो हो गया जन्म के आधार पे, दूसरा वंश परंपरा के आधार पे, तीसरा पंजीकरण विधि से, चौथा देशीकरण से, और पांचवा भूमि के अर्जन द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में
संघ की व्यवस्था किस देश के समान है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों कनाडा के जो है कि कनाडा की संघ व्यवस्था के समान हमला हमारे भारत संविधान का संघ व्यवस्था है, क्योंकि कनाडा के ही संविधान से संघ की व्यवस्था वहीं से लिया गया है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स से कौन कौन से संविधान मतलब व्यवस्था लिया गया है, संविधान के स्रोत लिए गए हैं? तो दोस्तों अगर पूछता है क्वेश्चन की मूल, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से यानी अमेरिका से मूल अधिकार जैसे स्रोत लिए गए हैं। मूल अधिकार जो कि सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछता है। राष्ट्रपति का महाभियोग भी की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। और क्या, और अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका भी जो है कि जितने भी पावरफुल पॉइंट जैसे कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये अमेरिका से ही लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन में जैसे कि संसदीय प्रणाली है हमारी, उनसे ब्रिटेन से संबंधित है। द्विसदनी प्रणाली जो है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ये सब सारे ब्रिटेन के स्रोत हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ये अक्सर परीक्षा में पूछता है और बड़ा छोटा भी है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। ये जो है ये स्रोत जो है प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट याचिका किसमें दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में, या उच्च न्यायालय में, या जिला न्यायालय में, या सत्र न्यायालय में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय भी जारी कर सकते हैं हम लोग और उच्च न्यायालय में भी रीट हम लोग डाल सकते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आइए। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार रह सकता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अभी इसकी कोई सीमा नहीं है, वो चाहे जितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब तक भारत में कोई राष्ट्रपति 2 बार बना है? कोई नहीं बना है अभी, सब लोग एक एक बार ही बने। आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या है? क्षेत्रफल है, या जनसंख्या है, या ये और भी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या है? क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन होता है उसमें राज्यसभा में। आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली किसके लिए प्रयोग नहीं की जाती है? इस क्वेश्चन में रहेगा नहीं की जाती है, यहाँ पे नहीं थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली किसके लिए प्रयोग नहीं की जाती है? तो प्रधानमंत्री के लिए, या राज्यपाल के लिए, या राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है और इन तीनों में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का जो है प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा है, या राज्य और केंद्र की बीच संचार की भाषा है, या भारत संघ आधिकारिक भाषा है, या भारत की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसा कि राज्य और केंद्र के बीच जितने भी संचार जो भाषाएं होती हैं ये उसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसका आंसर है राज्य और केंद्र के बीच जो संचार की भाषा होगी वह हिंदी की ही होगी, या हिंदी की ही होती है। ये अपने संविधान में भी इसका उल्लेख है। तो दोस्तों इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो है 346 में इसका उल्लेख है, आप लोग देख लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा केंद्र सरकार को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी भी राज्य की रक्षा के लिए शासन अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 352, या अनुच्छेद 354, या अनुच्छेद 355, या अनुच्छेद 360? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बाहरी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ एक ही है आर्टिकल, जैसा कि 312। 352 के तहत क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या है? 3 तरीके से आपातकाल लग सकता है। ब्राह्मण आक्रमण के आधार पर, आंतरिक अशांति जो था उसको सतत
सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया है। और किस आधार पर लग सकता है? और एक एक और है कि जब युद्ध किसी देश से चल रहा हो तब ये आपातकाल लगता है 352 के अंतर्गत। क्या होता है? ब्राह्मण आक्रमण, या युद्ध किसी देश से हो रहा हो, या सशस्त्र विद्रोह यानी जो है अगर अंदर आपके सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक जो अशांति थी, पहले इसका आंतरिक अशांति नाम था लेकिन अब इसका नाम सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह नाम दे दिया गया। तो टोटल कितनी बार अभी तक आपातकाल लग चुका है? क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों 1962 में एक बार आपातकाल लगा था जब चाइना से युद्ध हुआ था, और एक बार 1971 में लगा हुआ था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो उस समय। तो 1962 और 1971 और 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है अब तक अपने भारत में। इसमें से पूछता है ब्राह्मण आक्रमण के आधार पर कितनी बार आपातकाल लगा है? तो एक बार लगा है दोस्तों, जब चाइना ने जो है कि आक्रमण किया था 1962 में। तो एक बार जो है ब्राह्मण आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 360 में दोस्तों वित्तीय आपात है, और 356 में आप लोग जानते ही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य आपातकाल लगता है। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों इसका एक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पश्चिम बंगाल में दोस्तों द्वितीय द्विपक्षीय विधायिका नहीं है, जैसा कि विधान परिषद वहाँ पे नहीं है, केवल एक विधान सभा है। बाकी महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, यूपी, तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश, और दोस्तों कर्नाटक में भी द्वितीय जो है कि विधायिका है यानी विधानमंडल है वहाँ पे। तो इस तरीके से कितने राज्य हो गए जहाँ विधानमंडल है यानी कि द्विपक्षीय विधायिका है? तो महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और एक बिहार। तो ये 6 राज्य हैं टोटल जिसमें विधान परिषद है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। आइए अगला क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1970 में, या 1971 में, या 1972 में, या 1973 में? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी जीडी की परीक्षा में, लगभग जितनी बार परीक्षा हुई हैं सब में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी जो परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने के लिए शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 319, या अनुच्छेद 350 क, या अनुच्छेद 350 ख, या अनुच्छेद 352? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद सी देता है। भाषाई जो है अल्पसंख्यक हैं तो उनमें विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आर्टिकल 350 ख। ये एसएससी जीडी के परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों को का मौलिक कर्तव्य है? किस की मतलब कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी मौलिक कर्तव्य में उसका उल्लेख है। छुआछूत का अंत करना ये भी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी मौलिक कर्तव्य में दिए गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमारे प्रारंभिक संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन 1976 में लगभग कांग्रेस द्वारा गठित जो है सरदार स्वर्ण सिंह जो थे, सरदार स्वर्ण सिंह हमारे, उनकी समिति मतलब उनके समिति के आधार पे 42वें क्वेश्चन पूछेगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को 51A के तहत इसको जोड़ा गया था। तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, किसके तहत जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 11वां मौलिक संविधान जो है मौलिक कर्तव्य जो है 11वां मौलिक कर्तव्य
दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का उल्लेख है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अक्सर ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी पूछता है और यह भी पूछता है किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था और कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इन मौलिक कर्तव्य का उल्लेख तो संविधान में नहीं था, लेकिन इनको किसकी समिति के आधार पर लाया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इनको लाया गया था। और 42वें संविधान 1976 के तहत इनको 51वें में इनको स्थान प्रदान किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 52वें, 55वें, 97वें, 57वें या 59वें? तो लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में सीटों का आरक्षण जो है, दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है दोस्तों। इसका आंसर है 51 मतलब 51 संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जातियों को लोकसभा सीटों में आरक्षण 91 संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि विधानसभा में कब अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण व्यवस्था की गई थी किस संविधान संशोधन के तहत, तो 57वें संविधान संशोधन के तहत जो है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जो है इनको आरक्षण प्रदान किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोकसभा में कब किस संविधान संशोधन के तहत, तो 91वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में, और 97 यानी कि 57वें संविधान संशोधन के तहत आपको विधानसभाओं में, इन राज्यों की विधानसभाओं में इनको आरक्षण प्रदान किया गया। 52वें संविधान संशोधन के तहत क्या गया था, तो दल बदल क्रिया लागू की गई थी। 55वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश को जो है 24वें राज्य का दर्जा दिया गया था। और क्वेश्चन पूछता है 19वें संविधान संशोधन के तहत अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इसमें पंजाब जो है, पंजाब का जो आपातकाल था वो लगाया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेध की रिट निम्नलिखित में से किसके खिलाफ जारी की जाती है? प्रशासनिक और न्यायिक प्रशिक्षण, या केवल प्रशासनिक अधिकारियों, या न्यायिक व अर्ध न्यायिक अधिकारी, या सरकार और प्रशासनिक प्राधिकरण? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसके द्वारा निषेध की रिट लगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक और न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा इसमें खिलाफ जारी की जाती है। कितने तरह के होते हैं रिट? कुल 5 तरह के होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद को कौन स्थापित करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या लोकसभा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद को जो है स्थापित करता है। अंतर्राज्यीय परिषद बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद कौन स्थापित करता है, तो राष्ट्रपति स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन आइए। एक राज्य का राज्यपाल विधानसभा के 1/3 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, या विधानसभा के 1/6 सदस्य को, या विधानसभा के 1/3 परिषद को मनोनीत कर सकता है, या विधानसभा के 12 सदस्यों को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि जिन राज्यों में अगर विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो उस विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे आंसर गलत लिखा है, 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है तो वहाँ के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो है मनोनीत करता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों संवैधानिक पद है, या केवल राष्ट्रपति या केवल राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, और ना ही राष्ट्रपति या ना ही राज्यपाल के संवैधानिक पद हैं। लेकिन देखिए संविधान में उल्लेख तो है ही इनका, जैसा कि आर्टिकल 64 में राज्यपाल का उल्लेख है और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। इस हिसाब से इनका संवैधानिक पद है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकता है,
या राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंड माफ कर सकते हैं। या ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति मृत्युदंड से सम्मानित व्यक्ति को क्षमा दे सकते हैं और गवर्नर मार्शल लॉ के तहत, यानी सैनिक, जो मार्शल लॉ का मतलब है सैनिक जो सेना होती है उनमें जो उनके जो अदालत होते हैं उनको कहा जाता है, तो मार्शल लॉ के तहत दंडी व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। या इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को माफ कर सकता है और मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राज्यपाल के हक में ये चीज़ नहीं होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां संवैधानिक तंत्र फेल होने की वजह से आपातकाल लगाया गया था? तो दोस्तों वो राज्य था पंजाब। 1951 में यहाँ पे लगाया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। 1951 में यहाँ पे आपातकाल लगाया गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा यहाँ का राज्यपाल वो आपातकाल हटा लिया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछे तो 63वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ का जो है आपातकाल लगा था इस राज्य में, तो वो हटा लिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया? 84वें, 85वें, 86वें, 87वें? तो अभी भी मैंने ऊपर आपको बताया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष बच्चों को मुफ्त शिक्षा के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये 51 आर्टिकल में इसको लाया गया है, 51 आर्टिकल में इसको रखा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह राज्यसभा के अध्यक्ष बने रहें और राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करें। वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है। और ऐसी अगला ऑप्शन है, लोकसभा स्पीकर राज्यसभा के अध्यक्ष पद पर सारा कार्य करता है। इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा है कि जब उपराष्ट्रपति राज्यपाल का ग्रहण करता है तो निम्न कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है। वो क्या हो जाता है? पूरी तरीके से राष्ट्रपति हो जाता है। अब राज्यपाल में जो है कि अब जो है राज्यसभा में जो और रहेगा तो वो सेलेक्ट होगा तो वो अध्यक्ष बनेगा, ये थोड़ी रहेगा। तो राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति हो गया, तो राज्यपाल का अध्यक्ष नहीं रहता है। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षता कौन थी? मोहन गिरी, पूर्णिमा आडवाणी, या गिरिजा व्यास, या जयंती पटनायक? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, जयंती पटनायक जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। 1992 में महिला आयोग का गठन किया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। कौन सी लोकसभा सर्वाधिक कम समय के लिए चली? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं? तो दोस्तों जो 12वीं लोकसभा थी लगभग 1998 में हुआ था, तो ये सबसे कम लोकसभा, सर्वाधिक कम ये चली थी 12वीं लोकसभा, जिसमें मात्र 13 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है गिर गई थी। तो लोकसभा सबसे कम चलने वाली कौन सी है? तो 12वीं लोकसभा, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है? आर्टिकल 5, या आर्टिकल 6, या आर्टिकल 7, या आर्टिकल 8? तो दोस्तों इसका आंसर है आर्टिकल ए जो है। आर्टिकल ए जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से जो है कि भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 6 में बताया गया है। आर्टिकल 7 में क्या बताया गया है? तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 7 में बताया गया है। आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है? तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति नागरिकता के अधिकार, जो भारत के बाहर हैं लेकिन भारतीय उद्भव, जैसे भारत में उनका उद्भव हुआ है तो भी नागरिकता के अधिकार हैं उनके भी पास। तो इस तरीके से चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से पहला और दूसरा, जैसे कि 5, 6, आर्टिकल 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है नागरिकता के लिहाज से। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लोक लेखा समिति का सही कार्य है जब भारत का राष्ट्रपति के तहत काम करता है और विभिन्न मंत्रालय के लिए खाता बनाता है?
यह भारत की नियंत्रक महालेखा के परीक्षण के तहत काम करता है और खातों को तैयार करता है। यह एक संसदीय समिति है जो सरकार की गैर योजना व्यय पर रिपोर्ट देती है। यह एक संसदीय समिति है जो भारत के नियंत्रक महालेखा के परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के तहत काम करता है और खातों को तैयार करता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। दो पत्तियां किस राजनीतिक दल का चिन्ह है। ये सारे एग्जाम में पूछा होता है एसएससी के, अभी हाल फिलहाल में जितने भी सारे एग्जाम हैं। तो दो पत्तियां किस राजनीतिक दल के चिन्ह हैं। तो AIDMK जो है, ये जो पार्टी है, ये तमिलनाडु की पार्टी है, तो वहाँ की ये राजनीतिक दल का चिन्ह है दो पत्तियां, AIDMK। आप लोग ध्यान रखेंगे, दो पत्तियां। भारतीय संघवाद की स्थापना असमान संघवाद के सिद्धांत पर की गई, जिसके अंतर्गत सभी राज्य समान नहीं हैं और कई विशेष राज्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख नागालैंड एक विशेष राज्य है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो है कि अनुच्छेद 371 ए में, जो है अनुच्छेद 371 में नागालैंड जैसे विशेष राज्य का उल्लेख है। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं 371 आर्टिकल में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के संबंध का विशेष उपबंध है। आर्टिकल अनुच्छेद 371 बी में किसका उल्लेख है, तो असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है 371 बी में। 300 सी में किसका है, तो 300 सी में है जो है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उल्लेख है। 300 डी में किसका उल्लेख है, तो 300 डी में आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका विशेष उपबंध दिया गया हुआ है। आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के साथ है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 156। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, 154वें आर्टिकल 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है शक्ति राज्यपाल के साथ जो है निहित है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, संसद नहीं। भारत के संविधान का आधारभूत संरचना स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संशोधन के संदर्भ में कठोरता और लचीलापन के बीच संतुलन बनाए रखा। और यह सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। ये तो जो कॉन्सेप्ट के आधार पे है, इसमें कोई चाहिए नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, संसद नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही लग रहा है मुझे। ये क्वेश्चन देखिए मिस प्रिंट है कहीं से, मैं इसका आंसर आप लोग को बाद में बताऊंगा। मिस प्रिंट लग रहा है ये कहीं से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसको कई बार राज्य अधिकारियों का चैंपियन कहा जाता है। जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस टेके सरकार या कैलाश नाथ वाचू को या जयंती लाल छोटेलाल शाह को। तो राज्य अधिकारियों का चैंपियन किन्हें कहा गया है। राज्य अधिकारियों का चैंपियन किन्हें कहा गया है, तो कहा गया इन कैलाश नाथ वाचू को जो है राज्य अधिकारियों का चैंपियन कहा गया। आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बेकार है। किस समिति ने इसका जो है कि रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। सचर कमेटी या यशपाल कमेटी ने या मासेलकर कमेटी या CN राव कमेटी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, सचर कमेटी जो है इसका जो है स्थिति अनुसूचित जातियों से बेकार है मुस्लिमों की अपने देश में। तो इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी संचर कमेटी ने। ये भी बहुत बार SSC के एग्जाम में पूछा हुआ है, संविधान का क्वेश्चन है ये, तो इसको भी रखना बहुत ज़रूरी था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खासी और गारो किस प्रदेश के अधिकतर भाग में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में, नागालैंड में, मेघालय में या त्रिपुरा में। तो खासी और गारो किस प्रदेश में बोली जाती है अधिकतर, तो ये है मेघालय में सबसे अधिक बोली जाती है। बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, खास तौर से SSC की परीक्षाओं में।
ध्यान रखेंगे आप लोग। विभिन्न वर्षों में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या पर ध्यान दीजिए। 1952 में 54 भाषाएं, 1970 में 17, 1966 में 22 भाषाएं। इसका मिलान करना है। तो 1952, इसका मिलान करना है, क्या सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही मिलान है। यहाँ पे 1952 में 14 थी, 17 इसमें थी। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछता है कि 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, बताइए। तो दोस्तों 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है हमारी जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और उसके बाद जो है 1992 में किसका 71वें संविधान संशोधन 1992 में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो नमक, आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि नमक का उल्लेख कैसा है, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और एक और, तो दोस्तों लास्ट है था 92वें जो संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जो है इनमें बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार और पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत रखा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों भाषाएं सही हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे तीनों नहीं होंगी। देखिए, मैं आप लोग को गलती में क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। यहाँ पे जब 2003 में जोड़ी गई थी तो यहाँ पे लेकिन तो 1 और 2 1970 तक लगभग 17 ही भाषाएं थीं, लेकिन 1996 में अभी 22 भाषाएं नहीं हुई थी, क्योंकि 92 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। उसके बाद से न 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, डोगरी और मैथिली। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। 1992 में 14 भाषाएं थी, 1970 में 17 भाषाएं थी और 2003 में जाके टोटल कुल 22 भाषाएं हो गई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला। भारत के संविधान में 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के हस्ताक्षर होने के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 तक भारतीय संविधान में निम्नलिखित लेखों में कौन सा लेख डाला गया था? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 48 है या अनुच्छेद 47 है? तो दोस्तों अनुच्छेद 48 से जो है प्राकृतिक पर्यावरण जो है इसके तहत आता है, अनुच्छेद 48 के तहत। तो वही इस लेख में डाला गया था, जिससे कि पर्यावरण जो है कंट्रोल में रहे। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है शास्त्रीय भाषा, बताइए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या बंगाली, कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन जो है डी, बंगाली जो है शास्त्रीय भाषा अभी नहीं है। कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और इसके बाद से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं बची? तो मलयालम को और उड़ीसा में जो उड़िया बोली जाती है, तो मलयालम, उड़िया और एक और कौन से है, एक और बचा है संस्कृत। तो कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम और संस्कृत। ये टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रुप बी का फेवरेट क्वेश्चन था ये। झुंगा पिठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? असम की, अरुणाचल प्रदेश की, मेघालय की या मिजोरम की? तो झुंगा पिठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जो है कि असम में झुंगा पिठिया असम की जो है
राज की मछली है झुंगा पिटिया, बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला आइए, एक बिल जो निम्नलिखित में से किस के अर्थ और दायरे को प्रभावित करता है? संसद में केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। विदेशी ऋण, निगम कर, कृषि आय पर कर और निर्यात कर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, निगम कर को जो है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? लोकसभा, राज्यसभा या भारतीय प्रदेशों की 2/3 भाग या अंतर्राज्यीय परिषद। तो दोस्तों नई अखिल भारतीयों की शुरुआत किसके द्वारा की जा सकती है? तो राज्यसभा द्वारा की जा सकती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा गया है? नियंत्रक और महान्यायवादी को, या वित्त मंत्री को, या सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन, या प्रधानमंत्री को? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ परीक्षाओं में। तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा गया है? तो नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक हैं हमारे, उन्हें कहा गया है। ये महान्यायवादी नहीं होगा, ये महालेखा परीक्षक होगा, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो नियंत्रक का महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 है में इनका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आइए, सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिल अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सेवा का अधिकार, सूचना का लोकपाल एवं लोकावधि विधेयक, या नागरिक चार्टक और शिकायत निवारण विधेयक, या सूचना का अधिकार अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेवा का अधिकार, नागरिक चार्टक अधिनियम, शिकायत निवारण विधेयक से जो है कि संबंधित है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है संविधान के द्वारा। तो सेवा का अधिकार नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन, मतदान निगरान प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? गोवा में, मणिपुर में, असम में, या त्रिपुरा में? तो दोस्तों मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा में लागू की गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षाओं में। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी की परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे संविधान के। तो मतदान निगरानी प्रणाली गोवा में लागू की गई थी। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या मौलिक अधिकार, या न्यायिक समीक्षा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता है। बाकी सब में संशोधन किया गया है और किया भी जा सकता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर, या कच्छ? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्षेत्रफल, अगर क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा, तो इसका आंसर है लद्दाख। लेकिन अगर पूछे कि निर्वाचन में जहाँ निर्वाचित सदस्य सबसे अधिक है, तो उसको सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश में एक शहर पड़ता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज, या कृषि? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय कौन है? तो इसके अंतर्गत वन आता है। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, बहुत लोग तो इसको देखेंगे ही नहीं, लेकिन जो देखेगा मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ संविधान के उसके पढ़ा होगा पहले, तब ऐसा नहीं कि एक 50 क्वेश्चन में से आ जाएंगे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछे ही गए हैं एसएससी के परीक्षाओं में, और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट है आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया है, या चौथा है अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रोक दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? तो यदि वो राज्य सरकार के लाभ का पदधारी तो ये रहेगा, तो संसद का सदस्य बन ही नहीं सकता है। विदेशी नागरिकता हासिल कर लिया तभी भी नहीं बन सकता है। 10वीं अनुसूची में अगर अयोग्य हो तभी भी नहीं बन सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
अगर वह निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन उसे रोक दिया गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इसका आंसर क्यों क्या है, ऑप्शन बी है, केवल 4 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। निवारक में गिरफ्तार नहीं किया गया लेकिन उसको रोक दिया गया, यानी उसकी जो है कि फंसा दिया गया था, उसको रोक लिया गया, उसको साफ सभी सुथरी जो है कि उसकी छवि बना दी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से ने संविधान के आप लोगों ने 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखे, जो कि एसएससी की परीक्षाओं में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ही एसएससी की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस परीक्षा में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बिल्कुल मन से आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, लाइक एंड शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। चलिए, पंचामृत का ये सीरीज़ था। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए इस 50 क्वेश्चन का, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे वीडियो के पीडीएफ आप लोग मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, कल हम लोग मिलेंगे अपने पंचामृत सीरीज के अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।